यह वीडियो पीजीटी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है जो कि प्रवक्ता चयन परीक्षा में बैठना चाहते हैं या फिर डीएसएसबी की पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही एक हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो 2000 में पूरा हुआ था, उसमें 2 घंटे का समय और 425 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, उस पर निशान लगाइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि यह जाति समूहों से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता को प्रेजेंट करता है, इनमें से एक से अधिक आयाम होते हैं, यह तीनों ही सही है। पर यह लिखा है कि यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है, यह बिल्कुल गलत है। यह एम.एन. श्रीनिवासन की संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 है कि गलत कथन बताइए। तो भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया होती है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, ये तीनों ही सही है। लेकिन आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें प्रश्न का यही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर नंबर 4 ग्रामीण नगर सातत्य इसका उत्तर होगा। ग्रामीण नगर सातत्य की अवधारणा को अगर समझें तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण के लिए लोक नगरीय या ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा नॉन पॉपुलर उपागम के अंतर्गत दी है। रेडफील्ड का मानना था कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि गांव नगर पर और नगर गांव पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर यह आंसर आपका नंबर 4 सही होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। यहाँ कथन पहला और दूसरा दोनों ही दिए हुए हैं। तो भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ये बिल्कुल सही है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक था, ये भी सही है। और इन दोनों का आंसर है नंबर 4 कि दोनों आ और बा सही है, परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि नगरवाद एक जीवन दर्शन है, ये लुई वर्थ का कथन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लुई वर्थ ने वर्ष 1938 में अपने निबंध अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करके कहा कि नगर सामाजिक रूप से विषमांगी व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत बहुत बड़ा सघन स्थायी रुचि निवास स्थान होता है, क्योंकि हर कोई शहर में रहना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे कि निम्नलिखित वक्तव्य हैं, इसमें आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, उत्प्रवासन हर जगह समान है और आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर बनेगा तीसरा, जिसमें कि आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है, बिल्कुल सही बात है। और आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4 होता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो लोग पिछड़े होते हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। हमारे संविधान में भी इसका विस्तार से वर्णन है, जो कि भारत के संविधान अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति ने एक आयोग की नियुक्ति की और उसमें पिछड़े वर्ग की संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत है कि पिछड़े वर्गों को क्या क्या अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, जब भारतीय परिस्थितियों का निर्धारण सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को बंद स्तरीकरण कहते हैं, क्योंकि मजूमदार और मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, इसलिए यहाँ पर जाति को हम एक बंद स्तरीकरण का उदाहरण मानेंगे। प्रश्न नंबर 9 में जाति का आधार क्या है? जब जाति बंद है, जाति हमें स्वतः प्राप्त होती है, यानी कि हमारे जन्म पर आधारित है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर हुआ हमारा जन्म। प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि यह कथन किसका है? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आपको G.S. घुरिये हैं, C.H. घुले हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और N.K. दत्त हैं, जो कि आपके आंसर को नंबर 3 चार्ल्स घुले ने दिया है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यही चार्ल्स घुले की आनुवंशिकता और जाति पर परिभाषा भी है। हर्बर्ट रिजले और मजूमदार, G.S. घुरिये, N.K. दत्त आदि ने प्रजातीय तत्वों को जाति की उत्पत्ति का निर्णायक कारण माना है। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे, उस वर्ग को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का नंबर आंसर 1 सही है। इसमें लिखा है कि 1980 में जो है यहाँ पर 2 अक्टूबर 1980 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और सभी लाभार्थियों के लिए सामूहिक बीमा योजना भी लागू की गई।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो प्रश्न नंबर 4 है निर्धनता उन्मूलन। अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखेंगे कि निम्नलिखित 2 सूचियों के सही विषयों का मिलान करें। तो आपको यहाँ पर सूची दी हुई है और यहाँ पर इसका कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर के लिए हम व्याख्या देखेंगे इसकी कि लियू ड्यूमा ने होमो हायरार्किकस योगेंद्र सिंह का मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल, के.एम. पनिक्कर का है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड और डेनियल थॉर्नर का है द पार्सिंग अवे ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये चारों लेखकों की ये पुस्तकें हैं। नंबर 14 में है कि निम्नलिखित 2 सूचियों के विषयों का मिलान करें और तदनुसार दिए गए कोड से उसके उत्तरों का चुनाव करें। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ जो आप देख रहे हैं कोड और इसका कोड का आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि स्थानीयकरण, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण, बृहद परंपरा, संस्कृतिकरण, उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वामीकरण यानी कि उसको उच्च जातियों को ग्रहण करना, आधुनिक मतलब होता है आधुनिक युग। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि हरित क्रांति ने भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि की। बिल्कुल सही है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो आंसर नंबर 3 है कि ए और आर दोनों सही है और वास्तव में आर की उपयुक्त व्याख्या करता है, यानी कि एक दूसरे की कथन व्याख्या भी करते हैं और ये सही भी है। तो आगे आएंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था। तो आपको पता ही है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 में पारित किया गया, जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में जो है प्रवृत्त हुआ यानी लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव वर्ष 1995 में हुआ। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ कि पंचायत चुनाव कब हुआ, तो जो 1995 में हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है। आरोही क्रम का होता है छोटे से बड़े तक जाना। प्रश्न नंबर 3 में देखिए आंसर इसका 3 है कि ग्राम पंचायत होती है, फिर खंड विकास समितियां होती हैं, फिर जिला परिषद होता है। तो छोटी यूनिट से लेकर हम बड़ी यूनिट तक जाते हैं, उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है। तो आपको पता ही है कि 18 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष होगी। और 61वें संशोधन जो कि 1989 के अनुसार भारत का नागरिक मताधिकार के योग्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 है 21 वर्ष। अगर आप ग्राम पंचायत के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए चुनाव प्रत्यक्ष होगा, ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 20 पर आएंगे, पंचायती राज्य संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है। तो 2000 में बहुत सारे पंचायती राज्य के क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम जिन्हें कि मिस कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि पंचायती राज्य संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल जो है हमारा 5 वर्ष होता है। वैसे भी हमारी लोकसभा का भी 5 वर्ष कार्यकाल है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष है। तो यहाँ पर पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मगर समय पूर्व होने से पूर्व अगर कुछ विघटित यानी घटित हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई आपदा आ जाती है, तो इसके बाद पंचायत जो है गठन के लिए नए चुनाव होंगे। वही पंचायत के चुनाव संबंधित सभी मामले राज्य विधानमंडल कोई भी जो है उपबंध बना सकता है या कोई भी उपाय कर सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो जो कि हमारे समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप सभी लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।